हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शशि तिवारी आप लोग का बायोलिट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। जो लोग नए हैं मेरे इस चैनल पे, जिन्होंने अभी अभी इस चैनल पे विजिट किया है या देखा है या पढ़ना शुरू किया है, देन प्लीज गो अहेड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर इट। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम पे भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक जिसका नाम है G2 फेज। जो लोग नए हैं, ये सेल साइकिल की सीरीज चल रही है जिसमें G1 फेज हो गया है, G0 या G0 फेज हो गया है या फिर S फेज हो गया है। अब बात हो रही है G2 फेज की। ठीक है, तो अगर आपने पुराना नहीं देखा है तो गो अहेड एंड चेक, आप उसे देख सकते हैं। आप देखेंगे तो आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं देखना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, कोई बात नहीं। चलिए G2 फेज शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। देखो, G2 जो फेज है ना, ये वैसे तो सेकेंड गैप फेज है, राइट। लेकिन कहने को ये G2 फेज है, लेकिन ये थर्ड स्टेज होती है इंटरफेज की। अभी तक हम इंटरफेज ही पढ़ रहे हैं ना, तो इंटरफेज की ये तीसरी स्टेज है, लेकिन कहने को इसे हम बेचारे को G2 फेज कहते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये सेकेंड फेज है। ये सेकेंड फेज बिल्कुल नहीं है। G1 और G2 में जो प्यार था, उसके बीच में एक शनि आके बैठ गया है, यानी कि एस फेज आके बैठ गया है। इस वजह से G1 के बाद फिर आता है एस फेज और एस फेज के बाद आता है G2 फेज, राइट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब G2 फेज हमने समझ लिया कि G2 फेज जो है वो थर्ड स्टेज ऑफ इंटरफेज है सेल साइकिल का, राइट। यही तो बताया मैंने, कुछ और बता दिया? यही बताया कि भाई कंफ्यूज नहीं होने का है यहाँ पे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है, क्योंकि G2 फेज जो है ये तीसरा फेज है इंटरफेज का। ठीक है, और जैसे ही जीवन के बाद एस फेज आता है, यानी जो शनि बीच में बैठा हुआ है, उसके बाद जस्ट G2 फेज आता है। तो शनि का मतलब शनि नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे शनि का एस और एस फेज का एस मैंने एक साथ जोड़ दिया। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, एस फेज के बाद में आता है, यहाँ पे एस फेज है, एस फेज के बाद में आ रहा है G2 फेज। लेकिन ये जो फेज है ये एम फेज है पूरा, ठीक है, यहाँ तक। तो एम फेज के पहले आ रहा है। बिल्कुल क्लियर बात है, ये हमारा इंटरफेज चल रहा है। इंटरफेज में हमारा ये फेज भी है, ये फेज भी है और ये फेज भी आता है। ठीक है, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए इजी है ये समझना। अब G2 फेज के बाद, अब इंटरफेज के बाद क्या आ जाएगा? इंटरफेज के बाद आएगा भाई हमारा एम फेज, जिसे हम बोलते हैं कौन सा फेज? मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिन लोगों ने पढ़ा है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको मैं बाद में बताऊंगी, बता दूं। लिखा है भाई, सामने ही लिखा है, माइटोसिस फेज है। ठीक है, ओके। तो अब समझते हैं कि G1 फेज हो गया, एस फेज हो गया। अब G2 फेज जो है ना, ये फाइनल प्रिपरेशन स्टेज है। ये क्या है? फाइनल प्रिपरेशन स्टेज है। इसमें सारी प्रिपरेशन जो हो रही थी अभी तक, वो सब कुछ फाइनल हो जाएगी। यानी कि जो कुछ भी बचा हुआ है वो इस फाइनल प्रिपरेशन स्टेज में हो जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा माइटोसिस फेज, यानी कि हमारा सेल डिवीजन आ जाएगा। या यहाँ पे जो माइटोसिस फेज है, ये क्या है? ये हमारा सेल डिवीजन फेज है। तो जो कुछ भी खत्म होना है, अब यही एक आखिरी स्टेज बची हुई है जो खत्म करेगी सबको। ठीक है, अब मीनिंग क्या होता है G2 फेज का बता दिया, सेकेंड गैप फेज है। ठीक है, लेकिन स्टेज थर्ड है ये। इसे गैप फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि डीएनए सिंथेसिस यहाँ पे हो रहा है, डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस और माइटोसिस, यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, तो माइटोसिस के बीच वाला जो स्टेज है, यानी कि गैप है, ये वाला स्टेज जो है, ये दोनों के बीच का गैप है। वो जो गैप है उसमें कौन सा फेज हो रहा है? G2 फेज हो रहा है। ठीक है, तो हम G1 फेज, जैसे हम कहते थे कि भैया रेस्टिंग फेज नहीं है, इस दौरान सेल बहुत एक्टिव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है। तो रेस्टिंग फेज मत कहिएगा, कोई रेस्ट नहीं कर रहा, काम वो अपना बराबर करे जा रहा है।
पर्पस क्या है? पर्पस इस फेज का ये है कि G2 फेज में सेल के अंदर वो सारी प्रिपरेशन हो जाती है जिसके बाद सेल डिवीजन होना होता है। ठीक है, जैसे डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन इज व्हाट? डुप्लीकेशन, फोटोकॉपी। ठीक है, यहाँ पे डुप्लीकेशन लिख देती हूँ, यानी कि डीएनए का जो डुप्लीकेशन हो रहा है, डीएनए की जो फोटोकॉपी हो रही है वो कंप्लीट हो जाएगी एस फेज में। उसके बाद सेल इंश्योर करना चाहता है भैया फोटोकॉपी कर तो दी तुमने, लेकिन क्या ये फोटोकॉपी करेक्ट है और पूरी करी है? ऐसा तो नहीं कि तुमने कुछ और ही फोटोकॉपी करके मुझे दे दिया, मैंने जो बताया वो ना करके कुछ और कर दिया। और अगर करेक्ट कर भी दिया है तो कंप्लीटली करेक्ट है भी या नहीं है। अब यहाँ पे सेल ये भी चेक करेगा कि प्रोटीन और एनर्जी इनफ है कि नहीं, क्योंकि इसके बाद सेल का डिवीजन होगा तो प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए और एनर्जी की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब तीसरी चीज यहाँ पे ये भी चेक करेगा कि जो स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड होते हैं क्रोमोसोम सेपरेशन के, वो सब स्ट्रक्चर्स क्या हैं, रेडी हैं या नहीं है। ठीक है, इसके बाद ही इसके बाद ही क्या होगा, जो सेल है वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, विच इज माइटोसिस स्टेज। कौन सा स्टेज हुआ वो माइटोसिस स्टेज हुआ। क्लियर है यहाँ पे? ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैंने बेसिक आपको बता दिया कि मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है, क्या कहानी है G2 फेज की। लेकिन अब हम इसका जो फंक्शन है ना, एक्टिविटीज क्या क्या हो रही है G2 फेज में, ये जानना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो पहली एक्टिविटी क्या होगी, कंटिन्यूड सेल ग्रोथ। सेल जो है वो साइज में इंक्रीज होता रहेगा G2 फेज के दौरान भी। इस ग्रोथ में क्या क्या इंक्लूड होगा, इस ग्रोथ में साइटोप्लाज्म भी बढ़ रहा है, सेल का मास भी बढ़ रहा है, और जितना मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होना चाहिए डिवीजन के लिए, यानी कि जितने मॉलिक्यूल जरूरी हैं डिवीजन के लिए, उन सारे मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, कंटिन्यूड सेल ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। दूसरी चीज क्या होती है, अच्छा एक चीज समझिए कि जो सेल है, जब इसमें साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो गया, सेल मास इंक्रीज हो गया और प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, यानी कि जितना मॉलिक्यूल की जरूरत थी डिवीजन के लिए उन सबका प्रोडक्शन हो गया, तो ऐसा क्या जरूरत हो गई इन सब चीजों की, इन सब चीजों की जरूरत ये हो जाती है कि जब सेल डिवाइड होगा, 1 से 2 बनेगा, तो जरूरी है भैया कि इन दोनों सेल के पास सब कुछ जो मिले, यानी कि जो साइटोप्लाज्म मिले, जो ऑर्गेनेलीज मिले, जो कुछ भी मिले, वो सब कुछ इक्वल हो और सफिशिएंट हो। ठीक है, वो इक्वल हो और सफिशिएंट हो। यहां तक क्लियर है, समझ में आई बात? अब सफिशिएंट नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। लेकिन G2 फेज का काम क्या होता है, G2 फेज का काम होता है कि ये इंश्योर कर देता है कि जो कुछ भी अभी तक बनाया है, जो साइटोप्लाज्म है हमारा, जो ऑर्गेनेलीज हैं, ये सब कुछ सफिशिएंट है और ये आगे डॉटर सेल में पास करने के लिए ओके है। एक ग्रीन फ्लैग दे देगा कि ठीक है अब डिवीजन हो सकता है। ठीक है, दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस फॉर माइटोसिस। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत स्पेशल प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है सेल डिवीजन के लिए, क्योंकि इस फेज के बाद सीधा सेल डिवीजन आना है, इसके बाद तो कोई और फेज आएगा नहीं, सीधा एम फेज आएगा, यानी माइटोसिस का फेज आएगा। उस फेज में जो स्पेशल प्रोटीन होती हैं उनकी जरूरत पड़ती है, इसीलिए इस G2 फेज में उन प्रोटीन्स को बनाया जाता है। ठीक है, अब ये प्रोटीन क्या काम करेंगी, स्पिंडल फाइबर बनाएगी। स्पिंडल फाइबर क्या होता है भाई, ये देखो ये सेल है, जब ये सेल डिवाइड होगा ना तो इसका न्यूक्लियस में जो इसका क्रोमोसोम्स है ना, इस क्रोमोसोम को अलग अलग लेके जाएगा। 2 सेल बनेंगे तो एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, ऐसे समझो। ये क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ पे काइनेटोकोर लगा होता है, इसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। कलर चेंज कर देती हूँ तो आपको समझ में आएगा।
ये है काइनेटोकोर। ठीक है, जब सेल डिवाइड होता है ना तो ये स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं, एक तरीके के फाइबर्स होते हैं, ये इसको सेल के इस साइड खींचेंगे, ये सेल के इस साइड खींचेंगे। ठीक है, ये इस तरफ पुल करेगा, ये इस तरफ पुल करेगा, ये इस तरफ और ये इस तरफ। अब रीजन क्या है कि ये जब दोनों सेपरेट हो जाएंगे तब क्या होगा, ये वाला पोर्शन, एक मिनट दीजिए दूसरा कलर लेते, ये एक सेल में आ जाएगा और ये दूसरे सेल में आ जाएगा। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, दूसरे सेल में आ जाएगा। दोबारा बताती हूँ आप लोगों को, शायद समझ में अच्छे से आए। ये सेल है, ठीक है, ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं, ऐसे पड़े हुए हैं, क्लियर है। यहाँ पे काइनेटोकोर है। अब यहाँ पे ना स्पिंडल फाइबर्स है, ये खींच के इसको इधर ले आएंगे। ये चाहते हैं कि खींच के एक इधर आ जाए और इसको चाहते हैं ये खींच के एक तरफ इधर आ जाए, तो ये दो अलग अलग पोल्स में आ जाएंगे। जब ये दो अलग अलग पोल्स में आ जाएंगे तब ये सेल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स है इनका फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि यही जो है वो काइनेटोकोर से जुड़ेंगे। ये है काइनेटोकोर, ठीक है, ये काइनेटोकोर्स है और इन्हीं से जुड़ेंगे, इनसे जुड़ के उसे ले जाएंगे। अब स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है, क्रोमोसोम का मूवमेंट होना बहुत जरूरी होता है, और सेल डिवीजन में जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो सब कुछ यहाँ पे होना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा तो स्पिंडल फाइबर फॉर्म नहीं होगा। देखो, इस फेज में स्पिंडल फाइबर फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है, इस फेज में क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोटीन रिक्वायर्ड, जो प्रोटीन जो रिक्वायर्ड है माइटोसिस के लिए वो यहाँ पे फॉर्म हो रही है। और ये इंक्लूडेड प्रोटीन क्या करती है, ये प्रोटीन जब स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा तब ये वहां पे इसका रोल होगा क्रोमोसोम को सेपरेट करने में। ठीक है, क्रोमोसोम का मूवमेंट होना बहुत जरूरी होता है, और तब होता है जब क्या होता है, माइटोसिस वाला फेज होता है, जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम का मूवमेंट भी ये स्पेशल प्रोटीन कराते हैं। और भी बहुत कुछ फॉर्म होता है जो सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड है। जब हम एम फेज पढ़ेंगे तो हम कंप्लीटली समझ पाएंगे कि क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। तो अभी आप समझो कि जो जो चीजें, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, क्रोमोसोम मूवमेंट होना जरूरी है, सेल डिवीजन मशीनरी होना जरूरी है, क्योंकि इन प्रोटीन के बिना जब तक ये प्रोटीन बनेंगे नहीं तब तक, जब सेल डिवीजन वाला जो फेज होगा यानी माइटोसिस का जो फेज होगा उस फेज में क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाएंगे। समझ गए। तो यहाँ पे कहानी है, प्रोटीन सिंथेसिस फॉर माइटोसिस हो रहा है, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। तो पहली चीज हो रही है कंटिन्यूअस सेल ग्रोथ हो रही है, दूसरी प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट होगी माइटोसिस फेज में। ठीक है, तीसरी चीज पढ़ते हैं, ऑर्गेनेली का डुप्लीकेशन हो रहा है। ऑर्गेनेली का डुप्लीकेशन क्या हो रहा है कि अगर इस सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया दूसरे सेल में भी जानी है तो यहाँ पे एक और माइटोकॉन्ड्रिया बनके रेडी हो जाएगी। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अगर वो एक है तो ये क्या बनेगा, दो बन जाएगा। गोल्जी अपैरेटस जो है वो अगर एक है तो गोल्जी अपैरेटस भी यहाँ पे इसका भी रेप्लिकेशन होगा, ये भी दो बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेल का जो स्ट्रक्चर है वो साइज में इंक्रीज होता रहेगा, नंबर में इंक्रीज होगा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया मल्टीप्लाई हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सपैंड हो रहा है, गोल्जी अपैरेटस एक्सपैंड हो रहा है यानी एक्टिव हो रहा है। तो ये क्या करेगा कि जब ये सेल डिवाइड होगा ना तो जब नया सेल बनेगा उसमें भी ये चीज जानी चाहिए, एक इसमें माइटोकॉन्ड्रिया चली जाएगी, एक इसमें चली जाएगी, एक इसमें गोल्जी अपैरेटस चला गया, एक इसमें चला गया, एक यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, एक यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया। समझ रहे हैं ना बात को। तो इन दोनों सेल में
इक्वली ऑर्गेनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ पे? इसलिए ऑर्गेनली का डुप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। चौथी चीज क्या होती है? डीएनए डैमेज है, इसका चेक होगा, रिपेयर भी होगा। अब क्या होता है G2 फेज में, क्योंकि डीएनए डुप्लीकेशन हमारा किस फेज में हुआ था? एस फेज में हुआ था। डीएनए डुप्लीकेशन हो गया एस फेज में, हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, ठीक है, एक ही चीज है। डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। अब डीएनए का रेप्लिकेशन तो हो गया, लेकिन इस फेज में ये चेक किया जाएगा कि ये वाला जो डीएनए बनाया है हमने, क्या ये डीएनए बिल्कुल करेक्ट है, कोई एरर तो नहीं है, कहीं डैमेज तो नहीं है ना, कहीं इनकरेक्ट डीएनए का पेयरिंग तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे G2 फेज में ये चेक होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो पाया है एस फेज में या नहीं, और अगर हो गया है तो कोई डैमेज है या इनकरेक्ट पेयरिंग हो रखी है, किसी भी तरीके की कोई भी एरर है। अगर कोई एरर है, ठीक है, तो स्टॉप हो जाएगा, सेल डिवीजन नहीं होगा जब तक कि ये रिपेयर ना हो जाए। जब तक ये रिपेयर नहीं होगा अगले फेज में, यानी कि सेल डिवीजन फेज में, ये सेल नहीं जाएगा। अच्छा, चेक होने की जरूरत क्या होती है कि इससे क्या हो जाता है? म्यूटेशन हो जाता है। जब ये इनकरेक्ट चीजें, अगर सपोज करो इस वाले में करेक्ट चीज आ गई, इसमें इनकरेक्ट चीज आ गई, तो ये वाला तो डैमेज हो गया ना, ये सेल आगे नहीं डेवलप हो पाएगा अच्छे से। तो इसलिए इतनी सारी मेहनत खराब ना हो, वो सेल अच्छे से चले। और अगर वो सेल डैमेज भी हो गया तो उस जिस ऑर्गेनिज्म का वो सेल है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। इसी को बोलते हैं म्यूटेशन। अगर इनकरेक्ट पेयरिंग हो गई तो म्यूटेशन हो जाता है। अब म्यूटेशन क्या होता है हम आगे समझेंगे जब हम डीएनए के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो ये म्यूटेशन क्या करता है, ये ना हो इस वजह से यहाँ पे सारे चेक्स होते हैं डीएनए के कि डैमेज है या फिर इनकरेक्ट पेयरिंग हो रखी है या कंप्लीट रेप्लिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कुछ गड़बड़ है तो उसे ठीक कर दो भाई, उसको ठीक करना जरूरी है, इससे इसके बजाय कि वो खराब होके आगे जाए, ठीक है। तो उसको ठीक करेंगे, उसको रिपेयर करेंगे और फिर वो आगे सेल डिवीजन वाले फेज में जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर है सभी को। ओके, नेक्स्ट। अब G2 चेक पॉइंट में क्या होता है? G2 फेज का जो चेक पॉइंट होता है उसमें ये देखा जाता है कि भाई अब अगला फेज आने वाला है, ठीक है। G2 G1 फेज हो गया, S फेज हो गया, G2 फेज पे है। अब हमें कहाँ जाना है? अब हमें जाना है M फेज पे, ठीक है। M फेज पे जाना है तो अब सारा चेक पॉइंट कर लो कि क्या डीएनए रेप्लिकेट हो गया, कहीं कोई डीएनए में डैमेज तो नहीं है, क्या सेल इतना बड़ा सफिशिएंट है कि भैया आराम से डिवाइड हो पाएगा, क्या जितनी सारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है सेल साइकिल के लिए ये सब बिल्कुल है कि नहीं है ना। अगर सब कुछ सही है तो ये इस फेज में एंटर हो जाएगा, ठीक है, ये इस फेज में एंटर हो जाएगा। अगर कहीं पे कुछ भी एरर मिला तो ये यहीं पे टेम्पररी स्टॉप हो जाएगा, जब तक कि until the problem is resolved या repaired, ठीक है। जब तक कि वो प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए तब तक सेल एम फेज में नहीं जाएगा। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और देखी जाती है कि क्रोमोसोम की कंडीशन क्या है भैया G2 फेज में जाने से पहले। तो क्रोमोसोम की कंडीशन ये देखी जाती है कि ये दो आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड हैं कि नहीं है, ठीक है। दो आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड हैं कि नहीं है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स। दो आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं कि नहीं है, और अगर हैं तो ये यहाँ पे जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर पे या नहीं जुड़े हुए हैं। अगर इनमें कुछ भी गड़बड़ हुई, अगर ये यहाँ पे सेंट्रोमियर पे नहीं जुड़े हुए हैं तो रुक जाएगी ये सेल साइकिल, ठीक है, ये एम फेज में नहीं जाएगी। और ये भी देखा जाता है कि भैया यही, क्योंकि यही क्रोमेटिड जो होंगे आगे जाके सेपरेट होंगे माइटोसिस में, जब सेल डिवीजन होगा दोनों डॉटर न्यूक्लियाई में, है ना। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है कि दोनों आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल एक की एक फोटोकॉपी है कि नहीं है। अगर फोटोकॉपी नहीं है तो
क्या होगा, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन होगी, यहाँ पे दूसरी इंफॉर्मेशन होगी। जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगी वो इसके पास नहीं होगी, जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगी वो इसके पास नहीं होगी। तो इन दोनों का आइडेंटिकल होना बहुत जरूरी है। आइडेंटिकल है या नहीं ये चेक किया जाएगा, और दोनों एक दूसरे पे सेंट्रोमियर पे ज्वाइंट हैं या नहीं है ये चेक किया जाएगा। अगर सब ओके देन गो अहेड। फिर ये क्या होगा, ये G2 फेज आगे मूव करेगा, सेल साइकिल आगे मूव करेगी। G2 फेज के बाद क्या आ जाएगा, M फेज आ जाएगा, राइट। नाउ इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस अभी तक बिल्कुल मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। पहली चीज क्या है कि ये इसलिए जरूरी हो जाता है G2 फेज की ये देखता है भैया कि सेल कंप्लीटली तैयार है कि नहीं है माइटोसिस के लिए, इंश्योर कर लेता है डीएनए रेप्लिकेशन बिल्कुल सही हो रखा है, कुछ भी कहीं पे गड़बड़ नहीं है, ठीक है। जो पेयरिंग सॉरी जो अगर कुछ गड़बड़ है भी तो उसकी रिपेयर हो गई है या नहीं हुई है, और अगर नहीं हुई है तो उसे अलाउ करेगा रिपेयर करने के लिए, ठीक है। जितने प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है वो प्रोटीन्स हो गए हैं, प्रोडक्शन हो गया है कि नहीं हो गया है, क्योंकि इन्हीं प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी जब क्रोमोसोम का मूवमेंट होगा। तो इस तरीके से जेनेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है G2 फेज, राइट। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा G2 फेज क्या होता है। इफ इन केस किसी को कोई डाउट है प्लीज गो अहेड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे कमेंट में अपना कोई भी, अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो रहा है, कहीं पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज गो अहेड एंड कमेंट मी और मुझे बताइए कि ये चीज आपको समझ में नहीं आई है या यहाँ पे आपको कंफ्यूजन है। ऑल राइट, ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।